हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा, हम मुग़ल काल के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसके तहत हम बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शेर शाह के शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेर शाह की जो सैनिक और असैनिक व्यवस्था थी, उसने क्या किया था, उसको तो अच्छे तरीके से मेंटेन किया था, है ना। अच्छे तरीके से उसने उसको मेंटेन किया था। और जो इसके टाइम में जो सत्ता थी, इसकी जो सत्ता थी वो क्या थी, सेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत थी, है ना। और इस सत्ता का कोई प्रधान नहीं था, है ना। इस सत्ता का कोई प्रधान नहीं था, इस सत्ता का प्रधान वो स्वयं था, है ना। और कोई भी मंत्री स्वतंत्र नहीं था, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है, तो उसी तहत इसकी भी कैबिनेट में जो मंत्री हुआ करते थे वो क्या थे, स्वतंत्र नहीं थे, है ना। उसमें वो क्या था, खुद ही सबसे ऊपर लेवल पे होता था, ठीक है। अब देखिए, उसके जो विभाग थे, उसने 4 विभाग बनाए थे, 4 विभाग की उसने स्थापना करी थी, है ना। पहले विभाग का नाम था दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने ईशा। ये याद करना थोड़ा टफ है, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है ना, निमोनिक्स बनाई है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। मैंने इसको बनाया है बारी, BARI, बारी। B से वजारत, A से आरिज, R से रसालत और I से ईसा। दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने ईशा, ठीक। अब देखिए, दीवाने जो वजारत था वो टैक्स का प्रधान था, अर्थात इसका काम ये हुआ करता था कि टैक्सेस को कलेक्ट करना है, हर जगह से टैक्सेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेके राजा तक पहुंचाना है ना। और राज्य की जो आय है ना, उसका लेखा जोखा करना है, हिसाब करना है ना। ये काम था दीवाने वजारत का। अब दीवाने आरिज की अगर बात करें, तो दीवाने आरिज का काम हुआ करता था, जो सेना हुआ करती थी, सेना को प्रशिक्षण देना इसका काम होता था। और प्रशिक्षण देने के अलावा इसका काम हुआ करता था सेना को भर्ती करना, है ना, सेना का संगठन बनाना, है ना, और सेना का नियंत्रण करना भी इसका काम हुआ करता था, ठीक। इसके बाद दीवाने रसालत की बात की जाए, तो दीवाने रसालत एक विदेश मंत्री हुआ करता था, विदेश मंत्री के जैसे पद हुआ करता था, है ना। अब इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था कि जो अन्य राज्य हैं उनसे क्या करना है, एक अच्छा व्यवहार बना के रखना है ना, अच्छा व्यवहार बना के रखना है उनसे। अन्य राज्यों के जो राजा हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, उनसे क्या करना है, टाइम टू टाइम मीटिंग करना है ना। तो ये काम हुआ करता था दीवाने रसालत का। और अगर दीवाने ईशा की बात की जाए, तो दीवाने ईशा था वो सुल्तान जो होते थे, शेर शाह सूरी जो थे, उनके आदेशों को क्या लिखता था वो, है ना। जैसे शेर शाह सूरी जो भी बोलेंगे उसको क्या करेगा, वो नोट डाउन करेगा, लिखेगा वो, है ना। तो उसका काम लिखना होता था, सूचना पहुंचाना होता था। कोई भी संदेश है ना, तो वो संदेश शेर शाह सूरी जी तक पहुंचाना, ये काम हुआ करता था दीवाने ईशा का, है ना। अब अगर बात की जाए शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध में, तो यहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, है ना। पुलिस जैसा कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं देखने को मिली है, ठीक। अब जब पुलिस है नहीं, तो शांति कौन बना के रखेगा, है ना। तो शांति जो इनके साम्राज्य में अधिकारी थे, साम्राज्य में जो अधिकारी थे, है ना, वही क्या करते थे, शांति बना के रखते थे, ठीक है। उसके बाद जो शहर थे, शहरों को इनने परगना में बांटा था, परगना, है ना। मगर गांव के लिए इनने कोई भी चेंजेस नहीं किए, बोले गांव ही है, गांव में कोई भी परिवर्तन इन्होंने नहीं किए। मगर शहरों को इन्होंने किस में बांटा, परगना में। यहाँ से यही सवाल निकल के आता है कि शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध में शहरों को उन्होंने किस चीज में बांटा था, तो यहाँ पे परगना में बांटा था। इसको याद करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद शेर शाह कालीन की अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्सेस थे, कर थे, है ना, वो 4 प्रकार के थे। पहला कर था लगान, दूसरा था व्यापारिक कर, तीसरा था टकसाल कर और चौथा था लावारिस संपत्ति, है ना। अगर लगान की बात की जाए, तो लगान का आधार माना जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ से सवाल निकल के आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, किसके शासनकाल में थी, तो वो थी शेर शाह सूरी के शासनकाल में, है ना। और यहाँ किसानों से क्या किया जाएगा, डायरेक्ट संपर्क बनाया जाएगा, है ना। टैक्स कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट संपर्क किससे बनाया जाएगा, किसानों से, है ना। उसके बाद शेर शाह ने बहुत अच्छा काम किया
अपने शासनकाल में उन्होंने ये किया कि जो आप लगान दोगे, जो टैक्स दोगे, वो उत्पादन के आधार पर दोगे, है ना। जितनी आपकी उपज हुई है उसके आधार पर आप क्या करोगे, लगान दोगे। जैसे मान के चलिए 3 प्रकार की उन्होंने फसलों को बांटा था। पहली फसल थी अच्छी, और दूसरी थी मध्यम, और तीसरी थी खराब, है ना। अब ये लोग टैक्स कैसे देंगे, तो टैक्स देंगे ये भूमि उत्पादन का 1/3 भाग, है ना। जितना भी उनका उत्पादन हुआ है उसका ये 1/3 भाग क्या करेंगे, लगान दिया करेंगे, है ना। इसके अलावा भी कुछ टैक्स लगा करते थे। लगान के अतिरिक्त इनको जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क वो था 2.5% और महासिलाना शुल्क देना पड़ता था 5%। अब ये टैक्स है क्या, देखिए, पहला तो उत्पादन के आधार पर 1/3 भाग दे दिया जाएगा, है ना। मगर जो जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क है और महासिलाना है, ये जो भू राजस्व मापते थे, भू राजस्व की नाप जो करते थे, जमीन की जो लेखा जोखा करते थे, उनको भी सैलरी देना पड़ता था। तो ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता था ताकि जो आपके जमीन की नाप रहा है, जमीन को नाप रहा है ना, जो आपके उत्पादन को देख रहा है ना, जो, तो इन सारे के सारे लोगों को सैलरी देने के लिए 2 टैक्स दिए जाते थे, जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना शुल्क। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। और अगर शेर शाह सूरी के न्याय व्यवस्था की बात की जाए, न्याय व्यवस्था की, तो शेर शाह सूरी, मतलब मैं तो यार, जब मैं अभी बुक पढ़ रहा था तो मतलब यार उसको सल्यूट करता हूँ यार, ऐसे सुल्तानों को। ये इतना न्यायप्रिय शासक था कि कोई भी हो, है ना, कोई भी मामला हो खुद ही देखा करता था। मतलब मैक्सिमम मामले वो खुद ही देखा करता था। उसने लगान संबंधी मामले क्या किए थे, खुद अपने हाथों में रखे थे। लगान संबंधी मामले, है ना, लगान संबंधी मामले। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो लंबे समय तक रहना चाहता था, और उसको पता था कि अगर मैं लंबे समय तक रहना चाहता हूं तो ये जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, जो यही हमारी मदद करेंगे, तभी हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए उसने लगान संबंधी मामले क्या किए थे, खुद रखे थे अपने हाथों में। अगर फौजदारी की बात की जाए तो फौजदारी संबंधी मामले देखा करते थे परगना, है ना, परगना। और काजी जो था, काजी असैनिक मुकदमे देखा करता था। और जो गांव देखता था ग्राम पंचायत के मामले। ठीक, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। अगर मुद्रा व्यवस्था की बात की जाए तो मुद्रा व्यवस्था में शेर शाह सूरी ने आते ही क्या किया, जो पुराने नोट चल रहे थे भारत में, है ना, जो पुराने नोट चल रहे थे, उसने क्या किया, बंद कर दिया। उसने कहा कि पुराने नोटों का चलन बंद करो, जैसे मोदी जी ने किया था वैसे इन्होंने भी किया था, है ना। शेर शाह सूरी ने पुराने नोटों का चलन बंद कर दिया, और उसके स्थान पे उसने शुद्ध चांदी और तांबे का सिक्का चलाया, जिनका दाम अक्सर हमेशा पेपर में पूछा जाता है ना। चांदी का दाम था 180 ग्राम और तांबे का दाम था 360 ग्राम, है ना। तो उसने नोट बंद करके 2 मुद्रा चलाई। पहली थी क्या, चांदी, और दूसरी थी क्या, तांबा, है ना। और जो चांदी का दाम था वो था 180 ग्राम, और जो तुम्हारा तांबे का दाम था वो था क्या, 360 ग्राम, राइट। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा जो भी सिक्के छप रहे थे, मतलब टकसाल में जो बन रहे थे सिक्के, उस पर उसने अपना नाम लिखवाया, शेर शाह सूरी, अपना पद लिखवाया और टकसाल का नाम लिखवाया। टकसाल का नाम अर्थात वो किस टकसाल से छपा है ना। सब मान के चलिए वो भोपाल की कोई एक टकसाल है या देवास की कोई टकसाल है ना। तो उसमें लिखा रहता था कि फलाने फलाने जगह से ये सिक्का छप के आया है ना। तो ये इनकी एक पहचान थी। ठीक, उसके बाद अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें उन्होंने 4 बनवाई थी। 4 अपने जीवन काल में उन्होंने 4 सड़कें बनवाई थी, 4 सड़कें। ठीक है, पहली सड़क का नाम था बंगाल से सुनार गांव, है ना। मतलब बंगाल कहाँ पड़ता है, पूरब में, और पंजाब कहाँ पड़ता है, पश्चिम में। तो पूरब से पश्चिम। आगरा से बुरहानपुर, आगरा कहाँ पड़ता है, उत्तर में, और बुरहानपुर कहाँ पड़ता है, दक्षिण में, मतलब उत्तर से दक्षिण। फिर आगरा से जोधपुर, आगरा कहाँ पड़ता है, उत्तर में, और जोधपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम में। तो उत्तर से पश्चिम, और एक लाहौर से मुल्तान, है ना। तो ये चीजें भी आपको याद करनी पड़ेगी। बंगाल से पंजाब, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर, और लाहौर से मुल्तान। ये डायरेक्ट सवाल यहाँ से निकल के आता है शेर शाह सूरी के प्रशासन के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद इमारतों की बात की जाए तो सबसे पहले तो उन्होंने रोहतासगढ़ में किला था, उसकी घेराबंदी की। उसकी घेराबंदी इसलिए उन्होंने की क्योंकि जब 1541 में गख्खरों से युद्ध हुआ, गख्खर जो मुगलों के बहुत प्रिय थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है।
तो उनसे बहुत डर बना हुआ था, है ना, कि कहीं वो हमारे ऊपर अटैक न कर दे। तो उनके अटैक से बचने के लिए इसने क्या किया कि रोहतासगढ़ की घेराबंदी कर दी, है ना, किलेबंदी कर दी, ठीक है। और उसके अलावा इसके टाइम में जो सर्वश्रेष्ठ इमारत देखने को मिली है वो थी सासाराम, जहां उसका स्वर्ण का मकबरा है, बिहार में पड़ता है ये जगह, ठीक। उसके बाद शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए, उत्तराधिकारी की लास्ट टॉपिक ये शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी की, तो शेरशाह सूरी के 2 बेटे थे, है ना। बड़े बेटे का नाम था आदिल खां और छोटे बेटे का नाम था जलाल खां। मगर जब शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी, है ना, 22 मई 1545 को कलिंजर में, है ना, जब डेथ हुई थी तो उसका जो बड़ा बेटा था वो था रणथंभौर में, और रणथंभौर में रहने के कारण वो आ नहीं पाता है। तो जलाल खां जाता है कलिंजर, जलाल खां कलिंजर चला जाता है, बोलता है मैं ही चला जाता हूँ। तो जलाल खां जैसे कलिंजर जाता है तो वहां अफगानी सरदारों ने क्या किया, इसको गद्दी पे बैठा दिया, और ये 8 साल गद्दी पे रहा, 1545 से 1553 तक। इसने अपने शासनकाल में कोई विशेष काम नहीं किए हैं जो बताने योग्य हो, इसलिए मैंने बताना उचित नहीं समझा। तो ये 8 साल गद्दी में रहा, और 8 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई, है ना, अपने आप मृत्यु हो जाती है। और उसके उपरांत क्या होता है कि इस्लाम शाह गद्दी पे आता है, और गद्दी पे आने के बाद उसने सबसे पहले मानकोट का किला जो होता है, मानकोट के किले की घेराबंदी करवा लिया उसने, है ना, मानकोट के किला की घेराबंदी करवा ली। और घेराबंदी करने के बाद वो रहने लगा, है ना। रहने के बाद उसकी कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इसका एक पुत्र होता है इस्लाम शाह का एक पुत्र होता है ना। तो इस्लाम शाह का पुत्र जो रहता है उसने गद्दी ली, है ना, गद्दी तो उसने ले ली, मगर जो आदिल शाह रहता, मोहम्मद आदिल शाह ने 3 दिन के भीतर इस इस्लाम शाह के पुत्र को, है ना, क्या करवा दिया, मरवा दिया। क्या कर दिया, मरवा दिया, है ना। उनके पुत्र का नाम शायद फिरोज शाह रहता है, इस्लाम शाह के पुत्र का नाम फिरोज शाह, लिख लेंगे आप, फिरोज शाह। इस्लाम शाह के पुत्र का नाम फिरोज शाह रहता है। तो फिरोज शाह को क्या कर दिया, आदिल शाह ने मरवा दिया। और किससे मरवाया, उसने अपना एक संरक्षक रखा था हेमू नाम का, है ना, हेमू नाम का संरक्षक रखा था। तो उससे क्या किया कि इसको मार दो, हम गद्दी पे चलते हैं। तो आदिल शाह ने हेमू की सहायता से फिरोज शाह मतलब इब्राहिम साहब के बेटे को इस्लाम शाह के बेटे फिरोज शाह को मरवा दिया, है ना। अब मरवा दिया और खुद गद्दी में आ गए आदिल शाह जी, है ना। आदिल शाह जी खुद गद्दी में आ गए। और इतने में क्या होता है कि आदिल शाह का एक चचेरा भाई रहता है, उसका नाम रहता है इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह को पता चलता है कि मेरा जो भाई है ना, वो गद्दी पे आ गया है, तो इसका फायदा हम भी कुछ उठाएं। तो वो फायदा उठाने के लिए दिल्ली और आगरा में कुछ नहीं करता, आओ न देखता न ताओ, सीधे जाके दिल्ली में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, दिल्ली और आगरा में, है ना। और दिल्ली और आगरा में जैसे ही कब्जा किया तो दिल्ली और आगरा में पहले से ही शेर शाह जी के भतीजे का क्या था, शासन था। अब तो आप एक बात बताइए, जो पहले से वहां शासन कर रहा है, अगर वहां कोई दूसरा आके गद्दी हथियाना चाहे तो क्या पहले वाला विरोध नहीं करेगा? विरोध नहीं करेगा मेरे दोस्त, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, है ना। तो सिकंदर शाह सूर जो पहले से थे, है ना, उनकी लड़ाई हुई इब्राहिम शाह से, इतनी मार मारी इस बार कितने, सिकंदर शाह सूर ने इब्राहिम शाह को। इब्राहिम सूर ने बोरिया बिस्तर उठाया, चुपचाप जहां से आए थे वहीं चले गए, ठीक। उसके बाद अब जब पता चला मुगलों का टाइम पीरियड चल रहा भैया, है ना, मुगलों को पता चला कि दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली आगरा में सिकंदर शाह सूर। तो मुगलों ने आक्रमण कर दिया, कहाँ पे, किससे लड़ाई कर ली, सिकंदर शाह सूर से, है ना। मुगलों ने लड़ाई कर ली किससे, सिकंदर शाह सूर से। और मुगल थे यार, मतलब मानता हूं मैं, पावरफुल थे वो, है ना। तो मुगलों ने जैसी लड़ाई की तो मुगल उसमें क्या हुआ, जीत गए, ठीक। अब जो आदिल शाह था, आदिल शाह ने हेमू को नियुक्त किया था, क्यों, इसलिए नियुक्त किया था, उसका मेन मोटो ये नहीं था, उसका ये मोटो नहीं था कि फिरोज शाह को मारो, है ना। उसका उद्देश्य ये था कि जो मुगल उनको क्या करना है, भारत से बाहर भगाना है ना, बाहर भगाने के लिए नियुक्त किया गया था। इतने में क्या हुआ कि आदिल शाह जी की हो गई मृत्यु, आदिल शाह की मृत्यु हो गई। और हेमू को लगा कि जो मृत्यु हुई है वो किसने करवाई है, मुगलों ने कराई है, मुगलों ने मारा है ना। कुछ नहीं करता वो, इतना गुस्सा, मुंह लाल बिल्कुल, है ना, मुंह लाल, बुक में तो मैंने पढ़ा है ना, मुंह लाल। और ये राजा की मृत्यु की खबर सुनी उसने कि आदिल शाह जी मेरे राजा मर गए, कुछ नहीं करता वो, दौड़ता हुआ आता चुपचाप दिल्ली, फिर आगरा, फिर ग्वालियर, तीनों जगह आक्रमण करके अपने अंडर में कर लेता है। और ये बात जैसी पता चलती है मुगलों को, मुगल बोलते हैं
भाई यहाँ तो हम लोग आक्रमण हम लोग आने वाले थे यहाँ पे, और यहाँ पे हेमू नाम का जो बनिया है उसने क्या किया है, अपना शासन कर लिया है। तो अब तो युद्ध हो गई, युद्ध तो होना ही है। तो 15 अप्रैल 1556 को लड़ाई होती है किसके किसके बीच में, मुगलों के बीच में और हेमू के बीच में। डेट याद देखिएगा, 15 अप्रैल 1556 को मुगलों के बीच में और हेमू के बीच में। मुगलों की तरफ से लड़ाई करते हैं कौन, बैरम खां और अकबर, और हेमू की सेना। सच बता रहा हूं, ये युद्ध में जो मुगल थे, मुगल मतलब हार ही जाते एक प्रकार से यार। मुगल कुछ नहीं थे हेमू के सामने। हेमू इतना पावरफुल, हेमू अकेले, है ना। मगर क्या हुआ, मतलब गलती मानो या बदकिस्मती मानो, जो भी मानो आप, हेमू को जीत तो तय थी, मगर एक तीर गलती से हेमू के आंख में जा लगी और हेमू की यहाँ से मृत्यु हो गई। और यहीं से शेरशाह सूरी का चैप्टर क्लोज। अच्छा मेरे को ये बताइए, जो युद्ध लड़ा गया 15 अप्रैल 1556 को, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं मेरे दोस्त पानीपत का युद्ध, पानीपत द्वितीय युद्ध, पानीपत सेकंड युद्ध, है ना। यहीं से शेरशाह सूरी जी का चैप्टर क्लोज। और एक फैक्ट था तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है कि मुस्लिम जो शासन था, है ना, उसमें सिर्फ 2 ही हिंदू थे। पहला था टोडरमल और दूसरा था हेमू। इसके अलावा आपको हिंदू देखने को नहीं मिलेंगे, दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हुआ। आशा करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द ही हम लोग 7 से 8 दिन के अंदर अंदर मुगल काल पूरा समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।